कल्पना कीजिए कोई अजनबी बहुत ही विनम्रता से आपकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है। चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान है, बातें बेहद सुलझी हुई हैं और मतलब वो हर तरह से एक सज्जन व्यक्ति लग रहा है। हाँ, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह। बिल्कुल। लेकिन अचानक एक अनजान रास्ते के बीच में ये भयानक एहसास होता है कि वो इंसान मदद नहीं कर रहा है, बल्कि उसने बहुत ही चालाकी से एक जाल बिछाया है और अब वो शिकार कर रहा है। बाप रे, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। है ना? तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक ऐसे ही एक घटना पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो है द रोड टू सर्वाइवल, अ टेल ऑफ रेजिलियंस। और मैं बता दूं कि ये कोई आम कहानी नहीं है। सही कहा आपने। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी चर्चा का मकसद किसी को डराना या कोई सनसनीखेज अपराध कथा सुनाना बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो तो है। हमारा फोकस कुछ और है। बिल्कुल। हमारा मुख्य उद्देश्य उस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझना है जो मतलब ऐसी भयानक स्थितियों में हमारे दिमाग में एक्टिव होती है। जब सब कुछ अचानक आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो एक सामान्य इंसान का दिमाग किस तरह काम करता है। मतलब पैनिक और खौफ के उस अंधेरे से निकलकर हम सर्वाइवल मोड में कैसे आते हैं। एकदम सही। मानव मस्तिष्क कैसे अस्तित्व बचाने के लिए रणनीतियां बनाने लगता है, ये समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। मैं कहूंगा कि ये इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, और इसी रहस्य को हम कैटी और नैन्सी नाम की दो आम लड़कियों की कहानी के जरिए समझेंगे। स्रोत के अनुसार ये दोनों एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान की छात्राएं हैं, जो कि आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। बिल्कुल, उस पर हम आगे आएंगे। तो वे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म की ओर जाने की तैयारी कर रही हैं। ये उनके लिए एक नई शुरुआत है। हाँ, हम सब जीवन में उस उत्साह से वाकिफ हैं जब हम किसी नए शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक अलग ही ऊर्जा होती है। सही बात है। तो वे बस स्टॉप पर हैं और उन्हें छोड़ने के लिए उनके अंकल जेसन आए हुए हैं। अब यहाँ जेसन का किरदार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वह पेशे से एक एजेंट है। और जेसन का एजेंट होना ना इस पूरी घटना का एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक आधार तैयार करता है। वो कैसे? जाने से पहले जेसन उन लड़कियों को एक खास कोड वर्ड सिस्टम समझाते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि जब भी फोन पर बात होगी तो उन्हें एक विशिष्ट शब्द का इस्तेमाल करना होगा। एक सीक्रेट वर्ड? हाँ, जिससे ये साबित हो सके कि वो सुरक्षित हैं। मतलब ये कोई सामान्य पारिवारिक विदाई नहीं थी जहां बस बाय बोलकर लोग निकल जाते हैं। पर मैं सोच रही थी जेसन को ऐसा करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या ये थोड़ा अत्यधिक सुरक्षात्मक या ओवर प्रोटेक्टिव व्यवहार नहीं है? आमतौर पर ऐसा ही लगता है ना? मतलब लोग जब अपने बच्चों को विदा करते हैं तो बस अपना ख्याल रखना कहकर गले लगाते हैं। ये कोड वर्ड वाला सिस्टम थोड़ा अजीब नहीं है? ये अत्यधिक लग सकता है, लेकिन एक एजेंट के तौर पर मैं कहूंगा कि जेसन की दुनिया को देखने की जो दृष्टि है वो आम इंसानों से बहुत अलग होती है। अच्छा। हाँ, मतलब आम लोग दुनिया को वैसी देखते हैं जैसी वे उसे देखना चाहते हैं, सभ्य, तार्किक और सुरक्षित। लेकिन जेसन ने समाज के उस अंधेरे हिस्से को बहुत करीब से देखा है जहां नियम काम नहीं करते, जहां असल में खतरे होते हैं। बिल्कुल। वे जानते हैं कि दुनिया सिर्फ उम्मीदों और अच्छे इरादों से नहीं चलती। यहाँ शिकारियों का भी एक पूरा इकोसिस्टम मौजूद है। इसलिए वो उस कोडवर्ड के जरिए एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का जाल बिछा रहे थे। वो शायद जानते थे कि लड़कियों का भोलापन उन्हें किसी भी मुसीबत में डाल सकता है। एकदम सही। और उनकी वो आशंका बहुत जल्द सच साबित भी हो जाती है। दुर्भाग्य से हाँ। तो होता यह है कि बस का इंतजार करते समय कैटी और नैन्सी समय बिताने के लिए पास के एक रेस्टोरेंट में जाती हैं। और यहीं से कहानी पलटती है। हाँ, वहाँ उनकी मुलाकात दो अजनबी लड़कों से होती है। बातचीत शुरू होती है और वे अजनबी खुद को बेहद मददगार साबित करने की कोशिश करते हैं, जो कि शिकारियों के सबसे आम चाल है। बिल्कुल। वे लड़कियों को उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ने का ऑफर देते हैं। अब नैन्सी, जो शायद स्वभाव से थोड़ी अधिक सहज है या मतलब लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेती है, वो तुरंत मान जाती है। और कैटी? कैटी के मन में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। उसका दिमाग कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अंततः वो भी अपनी दोस्त के साथ उस कार में बैठ जाती है। और यहीं पर वो सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चूक होती है। इसे विज्ञान की भाषा में सोशल कंप्लायंस या सामाजिक अनुपालन कहा जाता है। सोशल कंप्लायंस मतलब समाज के दबाव में आकर हाँ बोलना। बिल्कुल।
हमें लगता है कि जो लोग खतरनाक होते हैं वो देखने में भी डरावने या अजीब होंगे, मतलब जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। हाँ, कोई काले कपड़े पहने हुए है या अजीब सी शक्ल वाला। एकदम सही। लेकिन असलियत में शिकारी कभी भी राक्षसों की तरह बर्ताव नहीं करते। वे बहुत आकर्षक, बातचीत में कुशल और भरोसेमंद दिखने का नाटक करते हैं। ये तो बहुत ही डरावना है ना? वे जानते हैं कि समाज ने लोगों को, विशेष रूप से महिलाओं को, विनम्र होना सिखाया है। किसी के मुंह पर ना कहना हमें बहुत रूड लगता है। ये बहुत ही अजीब विडंबना है। मतलब मुझे लगता है कि ये स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे हम अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर ब्राउजिंग करते हैं। अच्छा, कैसे? कई बार स्क्रीन पर एक बड़ी सी लाल वार्निंग आती है, दिस कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट या दिस साइट इज डेंजरस। हाँ, बिल्कुल आती है। लेकिन हमें अपना काम जल्दी निपटाने की इतनी आदत होती है कि हम सोचते हैं, अरे छोड़ो, मुझे तो बस एक फाइल डाउनलोड करनी है, और हम बिना सोचे समझे कंटिन्यू एनीवे पर क्लिक कर देते हैं। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक है ना? कैटी के अंदर जो हिचकिचाहट थी वो कोई साधारण डर नहीं था, बल्कि वो उसका प्राकृतिक अलार्म था। उसकी गट फीलिंग चीख चीख कर कह रही थी कि कुछ गलत है। लेकिन उसने उस अलार्म को इग्नोर कर दिया। बिल्कुल, महज सुविधा और जल्दी पहुंचने के लालच में, या शायद दोस्त को अजीब न लगे, उसने उस सिक्योरिटी वार्निंग को बाईपास कर दिया। मैं कहूंगा कि ब्राउजर वाली वो उपमा स्थिति को पूरी तरह से खोल कर रख देती है। जब कैटी ने उस कार में बैठने का फैसला किया तो उसने सिर्फ सुविधा को नहीं चुना, उसने सामाजिक दबाव के आगे घुटने टेके, जो कि हम सभी कभी ना कभी करते हैं। एकदम सही। बचपन से ही हमें कंडीशन किया जाता है कि अगर कोई प्यार से मदद की पेशकश कर रहा है तो उसे ना कहना असभ्य माना जाएगा। हाँ, और इसी चक्कर में लोग फंस जाते हैं। उस पल में मददगार अजनबियों को मना करके एक अजीब स्थिति पैदा करने का जो डर था, वो उस बायोलॉजिकल अलार्म पर भारी पड़ गया। जो लोग दूसरों का शिकार करते हैं वे मानव मनोविज्ञान की इस कमजोरी को बहुत अच्छे से पढ़ना जानते हैं। मतलब वे आपकी शराफत का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, वे आपके असहज न होने की इच्छा को ही अपना हथियार बना लेते हैं। बाप रे। और फिर वो सफर शुरू होता है जो महज कुछ ही मिनटों में एक दुस्वप्न में बदल जाता है। हालात बहुत तेजी से बिगड़ते हैं। हाँ, जैसे जैसे कार आगे बढ़ती है, लड़कियों को एहसास होने लगता है कि रास्ते बदल रहे हैं। वे किसी मुख्य हाईवे पर नहीं हैं, बल्कि एक सुनसान और वीरान इलाके की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। कैटी और नैन्सी को ये समझ आ जाता है कि वे एक खतरनाक जाल में फंस चुकी हैं। उनकी मदद मांगने की या कार रुकवाने की हर कोशिश को वे अजनबी हंसी में उड़ा देते हैं, या फिर वे आक्रामक होने लगते हैं। हाँ, और हालात पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। अब मेरा यहाँ एक बहुत बुनियादी सवाल है। जी पूछिए। जब कोई इंसान अचानक ऐसी अकल्पनीय और डरावनी स्थिति में फंसता है तो उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। एक शिकार यानी एक विक्टिम के माइंडसेट से बाहर निकलना इतना आसान तो नहीं होता। ये शिफ्ट कैसे होता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें थोड़ा न्यूरोसाइंस में जाना होगा। अच्छा, दिमाग के काम करने के तरीके पर? हाँ, जब हम किसी भारी खतरे का सामना करते हैं तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो पूरी तरह से कंट्रोल ले लेता है। अमिगडाला, ये क्या करता है? ये हमारे मस्तिष्क का वो प्रिमिटिव यानी आदिम हिस्सा है जो खतरे को भांपता है। जब ये एक्टिव होता है तो ये हमारे सोचने समझने वाले हिस्से को शट डाउन कर देता है, जिससे शायद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। एकदम सही। तो लॉजिक वाला हिस्सा बंद हो जाता है, और यही वो स्थिति है जिसे हम फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। मतलब लड़ो, भागो या शून्य पड़ जाओ। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। तो ऐसी स्थितियों में जब भागने या लड़ने का कोई रास्ता नहीं दिखता तो ज्यादातर लोग शून्य पड़ जाते हैं। दिमाग उम्मीद छोड़ देता है और शरीर खुद को किसी भी तरह के दर्द के लिए शून्य करने लगता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। अच्छा, क्यों? ये तो किसी फिल्म के सुपर हीरो जैसी बात लगती है। वास्तविकता में इस फ्रीज मोड को तोड़कर वापस लॉजिक को कैसे चालू किया जा सकता है? ये बहुत ही शानदार पॉइंट है, और यही इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण सबक भी है। तो उन्होंने किया कैसे? क्या ये सिर्फ किस्मत थी कि कैटी और नैन्सी सुन नहीं पड़ी? नहीं, ये सिर्फ किस्मत नहीं थी। सुन्न होने की स्थिति से बाहर आने के लिए आपको निडर होने की आवश्यकता नहीं है, डर बना रहता है। फिर दिमाग वापस तार्किक रास्ते पर कैसे आता है? इसके लिए माइक्रो ऑब्जर्वेशन यानी सूक्ष्म अवलोकन का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो ऑब्जर्वेशन मतलब छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना। एकदम सही। जब आप घबराहट में होते हैं तो आपको हमलावर एक सर्वशक्तिमान राक्षस जैसा लगता है,
ऐसा लगता है जैसे वो अजय है। हाँ, उस वक्त तो कुछ और सूझता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अपना ध्यान छोटी छोटी चीजों पर केंद्रित करते हैं, जैसे कि कार की रफ्तार कितनी है, हमलावर के जूते किस तरह के हैं, आसपास कौन से पेड़ हैं, तो ये प्रक्रिया एमिगडाला के प्रभाव को कम करने लगती है। अरे वाह, मतलब आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से। और इससे खून का बहाव वापस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की ओर जाने लगता है। कैटी और नैन्सी ने पैनिक में चीखने चिल्लाने के बजाय खुद को शांत किया और स्थिति का अवलोकन करना शुरू कर दिया। ये मुझे उस स्थिति की याद दिलाता है जहाँ आप किसी बहुत बड़ी और भयानक मशीन के अंदर गिर गए हो। कैसे? समझाएं जरा। मतलब शुरुआत में आप सिर्फ उसके शोर और उसके खतरनाक दांतों से डरते हैं। आपको लगता है कि बस अब मौत तय है। बिल्कुल, वो पैनिक वाला फेज होता है। हाँ, लेकिन फिर आप अपनी सांस को काबू में करते हैं और ध्यान से देखने लगते हैं कि कौन सा गियर कहाँ फंसा हुआ है, मशीन का कौन सा पुर्जा ढीला है या कौन सी बेल्ट कमजोर है। एक बात है, लेकिन सही समय पर उन पर वार करना पूरी कहानी की दिशा को पलट देता है। तो जब वे उस सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, जो कि संभवतः कोई पुराना खलियान या फार्म हाउस जैसा ढांचा था, तो यहीं से उनका असली पलटवार शुरू होता है। हाँ, और इस पलटवार में सबसे बड़ा हथियार उनका एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड साबित होता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हमें इस बात पर गहराई से चर्चा करनी चाहिए। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। स्रोत बताता है कि उन्होंने अपनी कृषि विज्ञान की पढ़ाई और अपने आसपास मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके अपने शिकारियों को ही शिकार बना दिया। लेकिन सवाल ये है कि कैसे? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। मतलब एग्रीकल्चर की पढ़ाई किसी को सर्वाइवल एक्सपर्ट कैसे बना सकती है? जब हम कृषि की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तो सिर्फ ट्रैक्टर और फसलें ही आती हैं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। एग्रीकल्चर की पढ़ाई सिर्फ खेतों में बीज बोने तक सीमित नहीं होती। तो और क्या होता है इसमें? इसमें मौसम विज्ञान, भारी मशीनों का मैकेनिक्स, रसायनों की समझ, भौतिकी के नियम और यहाँ तक कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन भी शामिल होता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत तकनीकी है। बिल्कुल। तो जब वे उस पुराने ढांचे के अंदर फंसी थी, तो उन्होंने वहां पड़ी चीजों को एक आम इंसान की नजर से नहीं देखा। मतलब जहाँ एक आम इंसान को सिर्फ जंग लगा हुआ कबाड़, पुरानी रस्सियां या फर्टिलाइजर की बोरियां दिखती, वहाँ केटी और नैन्सी का प्रशिक्षित दिमाग उन चीजों को हथियारों के रूप में डिकोड कर रहा था। एकदम सही बात है। उदाहरण के लिए, एक कृषि छात्र बहुत अच्छी तरह जानता है कि भारी भरकम उपकरणों को कम से कम ताकत लगाकर कैसे खिसकाया या उठाया जा सकता है, क्योंकि वो लेवरेज या उत्तोलक के सिद्धांत को समझते हैं, है ना? हाँ, अगर वहां कोई भारी दरवाजा या लोहे का उपकरण था, तो उन्होंने शायद रस्सियों और पुली के सिद्धांत का उपयोग करके एक ऐसा जाल तैयार किया होगा जिसे गिराकर किसी रास्ते को ब्लॉक किया जा सके या सीधे हमलावर को फंसाया जा सके। बिल्कुल। और रसायनों की समझ भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था, क्योंकि फार्म हाउस या खलिहानों में अक्सर अमोनिया आधारित फर्टिलाइजर, कीटनाशक या सफाई के केमिकल मौजूद होते हैं और वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि कुछ साधारण रसायनों को मिलाने से एक ऐसी तीव्र गैस या धुआं पैदा हो सकता है जो किसी की भी आंखों को अंधा कर सकता है या उसका दम घोंट सकता है। सही कहा। अगर उन्होंने इसका इस्तेमाल एक स्मोक स्क्रीन या ध्यान भटकाने के तौर पर किया हो, तो ये हमलावरों को चौंकाने के लिए काफी था। इसमें कोई शक नहीं है। और जानवरों के बाड़े या खलिहान की संरचना कैसी होती है, ये भी उन्हें पता था। हाँ, और उन्होंने उन हमलावरों को उन्हीं के खेल में फंसाया। मतलब जब हमलावरों को लगा कि लड़कियां डरी हुई हैं और छिप रही हैं, तब असल में कैटी और नैन्सी उस ढांचे के भूगोल का इस्तेमाल करके एक ऐसी भूल भुलैया तैयार कर रही थी जहां हमलावरों का एक साथ रहना मुश्किल हो जाए। स्मार्ट। उन्होंने एक एक करके उन्हें अलग किया, उनके ध्यान को भटकाया और सही मौके का इस्तेमाल करके अपनी आजादी का रास्ता खुद बनाया। तो ये सब किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लगता है, लेकिन ये विशुद्ध विज्ञान और धैर्य का कमाल था। सच में। और इस पूरी जद्दोजहद के समानांतर कहानी में एक और घटनाक्रम चल रहा होता है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हाँ, जेसन वाला एंगल। बिल्कुल। दूसरी तरफ अंकल जेसन, जो वो प्रशिक्षित एजेंट है, उन्हें शक हो जाता है कि कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उनका वो जो कोड वर्ड वाला सिस्टम था वो शायद काम नहीं किया। हाँ, जब उन्होंने फोन किया होगा या जब लड़कियों से बात हुई होगी तो वो विशिष्ट शब्द नहीं बोला गया और जेसन को तुरंत अलार्म महसूस होता है और वो उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं। ये समानांतर घटनाक्रम इस कहानी को और भी यथार्थवादी बना देता है। जेसन का शक करना और तुरंत एक्शन में आना ये साबित करता है कि उनका सिस्टम काम कर रहा था।
वो एक प्रशिक्षित व्यक्ति हैं और वो जानते थे कि हर गुजरता पल कितना कीमती है। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात नजर आती है। क्या? हम आम तौर पर जो कहानियां पढ़ते हैं या फिल्में देखते हैं, उनमें हमेशा एक पारंपरिक रेस्क्यू या बचाव का पैटर्न होता है। हाँ, एक हीरो आता है। एकदम सही। एक पीड़ित होता है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और फिर अचानक एक हीरो जैसे कि एजेंट जेसन आखिरी मौके पर दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और सबको बचा लेता है, जो कि टिपिकल हॉलीवुड स्टाइल है। हाँ, लेकिन ये कहानी उस रूढ़ी को, उस रेस्क्यू ट्रोप को पूरी तरह से तोड़ देती है। ये शतरंज के उस खेल की तरह है जहां हमेशा राजा या वजीर ही बाजी नहीं मारते। यहाँ प्यादों ने खुद आगे बढ़कर विपक्षी राजा को मात दे दी। ये बहुत ही सशक्त नजरिया है और मनोवैज्ञानिक रूप से ये सबसे बड़ी आजादी का क्षण होता है। खुद को बचाना। हाँ, जब एक इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि शायद मुझे बचाने कोई नहीं आ रहा है, मुझे अपनी रक्षा खुद करनी होगी, तो ये विचार शुरुआत में बहुत डरावना लगता है। ये तो खौफनाक है कि आप एकदम अकेले हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, ये आपको अविश्वसनीय रूप से स्वतंत्र कर देता है। ये आपके भीतर छिपी हुई उस आदिम ऊर्जा को बाहर ले आता है जो सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए बनी है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बिल्कुल। जेसन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही कैटी और नैन्सी खुद अपनी लड़ाई लड़ चुकी थीं और आजाद हो चुकी थीं। उन्होंने साबित कर दिया कि वे किसी की दया पर निर्भर पीड़ित नहीं थीं। वे अपनी कहानी की खुद हीरो थीं। एकदम सही बात है। तो जब हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं, एक नए शहर में जाने के सपनों से लेकर एक छोटी सी गलती के कारण खौफनाक जाल में फंसने और फिर अपने ही ज्ञान और धैर्य के दम पर वापस लौटने तक के सफर को, तो इसका व्यापक अर्थ क्या निकलता है? इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि ये केवल दुश्मनों से लिए गए किसी फिल्मनुमा बदले की कहानी नहीं है। ये उससे कहीं अधिक गहरी बात है। तो ये किस चीज का प्रतीक है? ये हिम्मत, सर्वाइवल और उस अदम्य आत्मविश्वास का प्रतीक है जो हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं सो रहा होता है। ये घटना हमें दिखाती है कि कैसे भयानक और जानलेवा परिस्थितियां किसी इंसान को या तो पूरी तरह तोड़ सकती हैं या फिर उसे एक ऐसी ताकत में बदल सकती हैं जिसके बारे में उसने खुद कभी कल्पना नहीं की होगी। बिल्कुल। कैटी और नैन्सी सिर्फ जिंदा नहीं बची, वे एक पूरी तरह से नए माइंडसेट के साथ उस अनुभव से बाहर आईं। उनका जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला और साथ ही बहुत प्रेरित करने वाला सफर है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास जो ज्ञान है, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो या हमारे शौक, वो सिर्फ परीक्षा पास करने या नौकरी पाने के लिए है। हाँ, हम उसे सिर्फ एक डिग्री मान लेते हैं। लेकिन ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा वही ज्ञान विषम परिस्थितियों में हमारे लिए जीवनदान बन सकता है। बिल्कुल। और ये हमें हमारे समाज के ढांचे पर भी सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हम अक्सर सुरक्षित महसूस करने के भ्रम में जीते हैं। और यहीं पर आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं एक ऐसे विचार पर बात करना चाहती हूँ जो शायद हम सभी को अंदर तक झकझोर दे। वो क्या है? आज की इस आधुनिक दुनिया में हमने अपनी सुरक्षा का पूरा ठेका टेक्नोलॉजी और बाहरी सिस्टम को दे दिया है। हमारे पास जीपीएस है, इमरजेंसी कॉलिंग है, स्मार्ट वॉच हैं जो हार्ट रेट मॉनिटर करती हैं। हाँ, हम इन सब पर बहुत निर्भर हैं, है ना? हम इन गैजेट्स पर इतने निर्भर हो चुके हैं कि हमने अपनी उस प्राइमेटिव इंस्टिंक्ट यानी उस प्राकृतिक अलार्म को हमेशा के लिए म्यूट कर दिया है, जो हजारों सालों से हमारे पूर्वजों की जान बचाता आ रहा था। ये एक बहुत ही डरावना सच है। जरा सोचिए, अगर हमारे पूर्वजों को किसी घने जंगल में छोड़ दिया जाता तो वो हवा की दिशा, जानवरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट से खतरे को भांप लेते। बिल्कुल, वो उनकी प्रकृति से जुड़े होने की ताकत थी। लेकिन आज अगर हमारी कार किसी अनजान रास्ते पर खराब हो जाए और मोबाइल का नेटवर्क चला जाए, तो क्या हमारे भीतर वो आदिम क्षमता बची है जो हमें रास्ता दिखा सके? मुझे तो शक ही है। या हम महज स्क्रीन पर नो सिग्नल देखकर ही हार मान लेंगे और सुन्न पड़ जाएंगे? क्या आधुनिक सुख सुविधाओं ने हमें शारीरिक रूप से सुरक्षित लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से हमेशा के लिए कमजोर और दूसरों पर निर्भर बना दिया है? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो कैटी और नैन्सी की इस आजादी की कहानी के बाद हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल पूछना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सुरक्षित रहिए,
सतर्क रहिए और याद रखिए कि आपके भीतर की असली ताकत किसी बाहरी गैजेट की मोहताज नहीं है।